नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम महज एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपके सेहत से जुड़ी अहम मालूमात सिंपल लैंग्वेज में हासिल कर सकते हैं और आप तक मालूमात भी पहुंचाते हैं। हेल्थ और हम में आज हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। आज के दौर में लाइफस्टाइल और खुराक में तब्दीली के साथ कुछ बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही है। उन्हीं में से एक है कोलोरेक्टल कैंसर, जिसे आम जुबान में लंबी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम का कैंसर कहा जाता है। ये कैंसर अक्सर धीरे धीरे शुरू होता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कोलोरेक्टल कैंसर का सबब, सिम्टम्स, स्क्रीनिंग टेस्ट और बचाव के तरीके, ताकि हम खुद भी होशियार रहें और अपने घर वालों को भी इस बीमारी से महफूज रख सकें। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है जेमकेयर कैंसर सेंटर कामिनेनी हॉस्पिटल्स के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जी अविनाश रेड्डी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू एंड सबको नमस्कार कहना चाहता हूँ आपका और आपका ऑडियंस और सब्सक्राइबर्स को भी, और आपको भी एक अच्छी प्रोग्राम बना रहा है तो सब आम आदमी को कैंसर के बारे में जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है वो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत आम आदमी लोगों को कैंसर के बारे में आधा नॉलेज के वजह से ना इलाज करने में लेट आ रहा है जी। तो वो अवेयरनेस ज़रूरी है कि कैंसर के बारे में, तो इसलिए सब हमारे तरफ से भी आपके लिए भी आपकी प्रोग्राम के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बहुत ही इमोशनल स्टार्ट के लिए। सो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर इंडिया में कितना ज़्यादा कॉमन साबित है? कोलोरेक्टल कैंसर है 4th पोजीशन पे है पूरा कैंसर्स में, लेकिन जो मौत में दूसरा पोजीशन पे है। तो मतलब कोलोरेक्टल कैंसर से मौत ज़्यादा हो रहा है। तो कारण ये है कि बहुत लोग लेट आ रहा है, कोलोरेक्टल कैंसर के बीमारी का पहचाने में लेट हो रहा है। तो बहुत लोग बवासीर सोचेगा, नहीं तो यंग पेशेंट के लोग सोचेगा मेरे को कैंसर क्यों आएगा। तो इस कारण के वजह से वो डॉक्टर के पास पहुंचना लेट हो रहा है, उसके वजह से कैंसर का मौत ज़्यादा हो रहा है। तो अब आपने ये भी पॉइंट कहा है कि यंग लोगों में ये थॉट है कि हमें कैंसर हो सकता है या नहीं। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि ये सच है कि आज के ज़माने में यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है कोलोरेक्टल कैंसर के या नहीं? नॉर्मली कोलोरेक्टल कैंसर है वो बूढ़े लोग का कैंसर होता है। जो पहले हम कोलन कैंसर कैसे आता है सोचेंगे, जो नॉर्मल बड़े आंत को कोलो कैंसर बोलते हैं। कोलन है बड़े आंत है, वो नॉर्मली 6 फीट का साइज से 9 फीट का होता है। तो एक एक आदमी का डिपेंड करेगा साइज, उसमें छोटे छोटे पॉलिप्स जैसा बन जाता है। वो पॉलिप्स धीरे धीरे उम्र बढ़ने से वो कैंसर से टर्न हो जाता है। तो वो नॉर्मल प्रोसेस है कैंसर बनने का। तो इसलिए नॉर्मली कोलोरेक्टल कैंसर बूढ़े लोग में होता है, मतलब 60 साल के उम्र ज़्यादा वाले में होता था पहले। लेकिन अब हैरान के बात ये हो रहा है कि 40 साल के अंदर भी हो रहा है। उसका परसेंटेज जो पहले 5% से कम ही हो रहा है, अब 20 से 40% में, कुछ स्टडीज़ में 40% में भी हो रहा है। इसलिए कोलोरेक्टल कैंसर यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा हो रहा है। अब ये इंसिडेंस राइजिंग का जो आपने रेशियो बताया है, ये क्या वजह है? क्योंकि सबसे अहम सवाल यही आता है जब हम किसी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं कि व्हाई एंड व्हेन। तो अब ये अगर इंसिडेंस राइजिंग का रेशियो अगर हम देखें, जो आपने कहा है कि 20% या 25% तक बढ़ गया है, तो ये क्यों है कि इतना ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है इंडिया में और कॉमन 4th स्टेज पर आ चुका है? तो नॉर्मली पहले जो कैंसर का कारण वो बता दिया आपको, जो कोलन में आता है वो बूढ़े लोग में हो जाता था। अब यंगस्टर्स में जो डाइट, वेस्टर्नाइज्ड डाइट्स, जो पहले 20-30 साल में कोई आपका फास्ट फूड सेंटर्स, हाई प्रोसेस्ड शुगर्स, हाई प्रोसेस्ड मीट्स, वो सब नहीं मिलता था। अब आपको KFC चाहिए, बर्गर किंग चाहिए, जो भी है सब प्रोसेस्ड फूड, स्टोरेज, फ्रोजन फूड्स मिल रहा है। तो एक कारण है, तो हम अडेप्टेड टू वेस्टर्नाइज्ड डाइट स्टाइल, तो उसके कारण ज़्यादा हो रहा है। और सेकेंड थिंग इज़ ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, एक्सरसाइज कम करना, ये सब चीज़। और तीसरा कारण है जो स्मोकिंग, सिगरेट और तंबाकू खाना, गुटखा च्यू करना और अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है यंगस्टर्स में आजकल। और गट बैक्टीरिया भी एक कारण होता है,
कुछ पेस्टिसाइड्स के कारण जो वाटर पानी में जो हम मिल रहा है पानी के कारण, वो पानी में जो पेस्टिसाइड्स टॉक्सिन्स के वजह से हमारा गट बैक्टीरिया भी ख़राब हो रहा है, उसके वजह भी कैंसर बढ़ेगा। और एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़, जो एंटीबायोटिक्स होता है ज़्यादा ले रहे हम, उसके वजह से भी गट बैक्टीरिया डैमेज हो जाता है, उसका कारण भी कैंसर हो रहा है। सो बेसिकली जो भी कारण यंगस्टर्स में हो रहा है वो सब वो लाइफस्टाइल, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर रहा है। जो फाइबर नहीं होता है, जो प्रोसेस्ड मीट्स, प्रोसेस्ड शुगर्स, जो कोल्ड ड्रिंक भी होता है, वो सब में फाइबर्स बहुत कम रहता है। जो हमारा ओल्ड डाइट ले लिया तो हमने मिलेट्स ज़्यादा खाते हैं, दैट्स रागी, जावर, बाजरा, ये सब चीज़, उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है। और फ्रूट्स, ये सब में फाइबर कंटेंट्स होता है। और ब्राउन राइस, जब हमने पॉलिश राइस में आ गया है, सब लोग पॉलिश राइस खा रहा है, उसमें भी फाइबर नहीं रहता है। सो ये सब डाइट चेंज करने के वजह से यंगस्टर पॉपुलेशन में भी ज़्यादा दिख रहा है। अब यहाँ पे एक मैसेज मैं अपने हमारे व्यूअर्स से ये कन्वे करना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो मॉडर्न डाइटरी प्लान्स हम लेते हैं, जहाँ पे हम फाइबर्स को बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर देते हैं, कार्ब्स कम लेते हैं, एंड देन दूसरे जो चाहिए हमें सप्लीमेंट जैसे कि वाइटामिन्स और कैल्शियम की चीज़ें, वो हम अवॉइड कर देते हैं एंड ज़्यादा फाइबर पर ही फोकस करते हैं। यहाँ पर ना ही सिर्फ कोलोरेक्टल कैंसर, बल्कि इस वजह से कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो हमें नज़र तो नहीं आते, बट आगे चलिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एंड जैसे आपने मेंशन किया है कि स्मोकिंग वगैरह भी एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है। यहाँ पे यंगस्टर्स में अगर हम बात करें तो आजकल ये एक ट्रेंड फैक्टर बन गया है कि आप बाहर स्मोक करते हैं, ठहरे हैं, या टाइम पास के लिए आप कुछ भी इनहेल कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग जो आप अपनी बॉडी के साथ कर रहे हो। नॉट ओनली कोलोरेक्टल कैंसर, बट इसके ओवरऑल कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको आगे चलकर नज़र आएंगे। अब जैसे डॉक्टर साहब ने स्टार्टिंग में मेंशन किया है कि कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अर्ली 60s में या पोस्ट 60s में नज़र आती है, बट अर्ली 60s यानी कि जो 40s to 50s का ग्रुप है, वो ग्रुप में भी आजकल नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ आप थोड़ा नोटिस करिए कि आपके जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उससे हटके जो मॉडर्न डाइट प्लान्स जो आप ले रहे हैं उसकी वजह से भी कई बार इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये देखिए कि आप जो डाइट ले रहे हैं कि उसमें ना ही सिर्फ फाइबर्स बल्कि दूसरे कैल्शियम की चीज़ें, वाइटामिन्स की चीज़ें एंड कार्ब्स की चीज़ें भी बैलेंस्ड हो, सो दैट आपका डाइट प्रॉपर रहे। सिर्फ फाइबर्स लेने को ही डाइट नहीं कहते हैं, बल्कि एक प्रॉपर प्लेट को सजाने को प्रॉपर हेल्दी डाइट कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्राइमरी सिम्टम्स की बात करें तो कौन से ऐसे प्राइमरी सिम्टम्स हैं जिस पर लोगों को नज़र रखना चाहिए एंड तुरंत रिएक्ट करना चाहिए? तो कैंसर में एक और इश्यू ये होता है कि आपका सिम्टम्स विल भी थोड़ा वेग जैसा होता है, ऐसा नहीं कि आपको ये हो गया ऐसा हो गया। मेन स्पेशली कोलन कैंसर में जो नॉर्मल गैस बन जाता है पेट में दर्द होना, और जो मेन रिएक्ट होना है तब जब आपका वॉशरूम में, बाथरूम में जो खून आता है, निकलते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो प्रॉब्लम मिस हो जाता है बहुत लोग, क्योंकि मेनी पीपल वो थॉट में ये हो जाता है कि मेरे को बवासीर है, बवासीर के वजह से खून गिर गया हो। तो वो ये है कि कभी खून गिरा तो आप खुद कोई भी डॉक्टर के पास जाके इलाज कर ला, ऐसा नहीं कि बवासीर के वजह से हुआ। एक बार कंफर्म कर लेना बवासीर से हुआ और कोलन कैंसर से हुआ है। और दूसरा ये होता है कि वेट लॉस हो जाता है, मतलब आदमी कुछ नहीं करते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर भी वेट लॉस हो जाता है। तो वेट लॉस होना और वीकनेस रहता है, क्योंकि खून जाने के वजह से शरीर में थोड़ा वीकनेस बन जाता है, तो इसलिए पूरा शरीर थकावट होता है, जल्दी काम नहीं कर पाएगा। जो काम कर रहा है पहले वो उतना काम नहीं कर सकता है। सो जनरलाइज्ड वीकनेस बोलता है उसको। तो ये सब चीज़ आपका सिम्टम्स हो जाता है। कोलोरेक्टल कैंसर में जो कोई भी आदमी को इस तरह का वेट लॉस होना जो, और मेन है आपका बाथरूम में खून गिरना, मल में खून होना जो इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है। जो ये कोई भी सिम्टम है तो आपका जो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे लोग ये सोचते हैं, जैसे आपने बताया है कि मोशन पास करते टाइम पे जो ब्लड होता है, या कभी कभी ऐसे होता है कि लूज स्टूल यानी कि लूज मोशंस के टाइम पे भी लोग इग्नोर कर देते हैं, डायरिया जैसे बोलते हैं। डायरिया के टाइम पे भी लोग ये सोचते हैं कि शायद ये नॉर्मल है। तो क्या डायरिया भी एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है कोलोरेक्टल कैंसर में या नहीं? वो भी होते हैं, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ बोलता है।
इन वाले के सिम्टम्स में भी मैच करता है कोलोरेक्टल कैंसर में। सो कुछ लोग को ये सोच होता है कि हमको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ बता दिया डॉक्टर साहब ने, सो वही होगा, लेकिन फिर भी एक बार फिर चेकअप करना ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब एक बार बता दिया ये बीमारी है, आप लोग उस बीमारी को स्टिक नहीं होना होता है। फिर आपको नया कंप्लेंट फिर आया तो फिर एक बार आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना होता है। तो इसलिए वो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का भी सिम्टम्स होता है कोलोरेक्टल कैंसर में। अब पेशेंट जब आपके पास आता है तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले कौन से ऐसे अहम स्क्रीनिंग्स होते हैं जो आप डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एंड वो मैंडेटरी होते हैं पेशेंट को गो थ्रू करने के, चाहे सिम्टम्स कोई भी हो? जो नॉर्मली जो सिम्टम होता है, जो स्क्रीनिंग होता है कोलोरेक्टल कैंसर्स में, 45 ईयर्स में कोलोनोस्कोपी कराना ज़रूरी होता है, जो मैंडेटरी स्क्रीनिंग है फॉर इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो हमारे कंट्रीज़ पे भी हर डॉक्टर प्रोटोकॉल में ही बोलता है कोई भी आदमी है 45 ईयर्स हुआ तो उसको कोलोनोस्कोपी कराना ज़रूरी है। लेकिन कोई आदमी का कोई रिलेटिव रिश्तेदार कोई है जो उसको कोलन कैंसर है, तो लोग को पहले ही दिखाना होता है, मतलब 40 साल के अंदर, या जो आदमी का उम्र में कैंसर आया उससे 10 साल पहले ही आप लोग कोलोनोस्कोपी कराना ज़रूरी होता है। तो आपका जो भी इशू है, मतलब खून आना ये सब जो भी है या नहीं है, फिर भी आपको 45 ईयर्स में कोलोनोस्कोपी कराना ज़रूरी है। अब मिथ्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है तो इसका मतलब मुझे कोलन कैंसर नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वही बता रहे हैं ना, कोलोरेक्टल कैंसर में यही इश्यू हो जाता है, आपका सिम्टम्स बहुत वेग होता है, पेट में गैस होना, और मेरे को जस्ट वेट लॉस, थोड़ा सा वज़न कम हुआ है, मेरे को थकावट लग रहा है, या कॉन्स्टिपेशन होना, या डायरिया होना, मतलब दस्त या कब्ज़ा होना, ये सब चीज़ होता है जो वेग सिम्टम्स रहता है। बहुत लोग ये बोलते हैं हमको गैस बन गए और नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कुछ भी हो, कोई भी हो, उन लोग को एक बार 45 ईयर्स में कोलोनोस्कोपी कराना ज़रूरी है। और जो रिश्तेदार में कोई में कैंसर रहे तो वो लोग उस रिश्तेदार की उम्र से 10 साल पहले ही आके दिखाना ज़रूरी होता है। तो आपको पहले स्टेज है जो कोई सिम्टम्स भी नहीं है, फिर उम्र भी कम है, डाउट है मेरे को करने के लिए, तो उन लोग को हम ना स्टूल टेस्ट करते हैं, उसमें कोई खून है या नहीं है। सो स्टूल में खून का टेस्ट देखेंगे, वो एक टेस्ट हो रहता है। कोलोनोस्कोपी का जो उसमें खून मिला तभी कोलोनोस्कोपी करेगा, नहीं है तो 45 ईयर्स के अंदर उम्र वाले को तो कोलोनोस्कोपी हम नहीं करेंगे, अनलेस स्टूल में कोई खून मिला तभी हम कोलोनोस्कोपी करेंगे। अब लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी सर्जरी हुई है कोलन कैंसर के ताल्लुक से तो इन फ्यूचर हमें ज़िंदगी भर के लिए एक बैग जो आप लोग डॉक्टर्स एक्सपर्ट देते हैं वो कैरी करना पड़ेगा, क्या ये सही है या ये भी एक मिथ में ही कंसिडर करेंगे हम? तो बैग रखना हर केस के लिए ज़रूरी नहीं होता है। अभी का लेटेस्ट वो रेडिएशन ये सब ट्रीटमेंट आ गया है, उसमें से हर पेशेंट को बैग रखने की ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए आप पहले स्टेज में आ गया तो जो बीमारी उतना फैला नहीं है, आपको बैग रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप लोग तीसरा स्टेज या 4th स्टेज में आया, आपका जो स्पिंक्टर एक रहता है, जो आदमी को मोशन पास करने के लिए प्रिजर्व करने की एक स्पिंक्टर रहता है, जब बीमारी वहाँ तक नहीं आया तो हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप पहले स्टेज में आया तो आप बैग रखने का, वो हमेशा के लिए रहने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और लोग ये भी सोचते हैं कि जो स्पेशली नॉन वेजिटेरियन ईटर्स है सिर्फ उनमें ही कोलोरेक्टल कैंसर नज़र आता है, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझ में कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस नहीं है, तो क्या ये नॉन वेज या वेज ऐसा कोई कैटेगराइज में डिवाइड होता है, या वेजिटेरियन लोगों को भी पॉसिबिलिटीज़ है कि उन्हें कोलोरेक्टल कैंसर हो? नॉर्मली तो वेजिटेरियन और नॉन वेज के लिए ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो आपका जो डाइट होता है वो बैलेंस रहना होता है। जो आपका नॉन वेज हो वेज हो, आपका बैलेंस डाइट हो तो कोई इश्यू नहीं होता। आपने जो बता दिया ना, सब विटामिन डी ये सब चीज़ ज़रूरी होना होता है। ओनली केवल कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं होना, केवल डाइट ओनली फाइबर डाइट नहीं होना है, और फैट एवरीथिंग सब में बैलेंस डाइट रहे तो कुछ नहीं होगा। आपको जो वेज और नॉन वेज में क्यों ज़्यादा आता है, नॉन वेज में रेड मीट्स एक टॉक्सिन जैसा आता है, कुछ कोलोरेक्टल कैंसर का पॉजिटिव फैक्टर होता है, इसलिए थोड़ा सा नॉन वेज में जो रेड मीट लेता है तो बीफ और मटन वाले में थोड़ा कोलोरेक्टल कैंसर का चांसेस बढ़ जाता है आदमी का। ऐसा नहीं कि वेज वाले में नहीं आएगा, जस्ट थोड़ा सा चांस रहता है, क्योंकि जो मीट होता है प्रोसेस मीट होता है या फ्रेश मीट नहीं होता है।
ये सब के कारण की वजह से थोड़ा मीट खाने वाले में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है। ऐसा नहीं कि ओनली नॉन वेज में ही आएगा, वेज में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ऐसा नहीं कि आपको केवल वेजिटेरियन में भी बहुत लोग हैं जो नॉर्थ इंडिया में सब में पूरा आ जाता है, वो लोग खाते भी नहीं, उन लोग को वही बताए कभी भी खाया नहीं हम, फिर भी हमको कोलन कैंसर क्यों आया, ऐसा नहीं होता। डाइट मतलब बैलेंस डाइट होना ज़रूरी होता है। और एक और स्टडी भी किया है जो विटामिन डी लेवल्स चेक कर रहा है। जो आदमी में विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल होता है उसमें थोड़ा कैंसर आने का चांसेस बहुत कम है, कंपेयर टू दोस्त विटामिन डी लेवल्स कम रहता है, तो वो विटामिन्स भी लेना ज़रूरी होता है। सो इसलिए कोलोरेक्टल कैंसर में विटामिन डी का भी रोल है। सो इसलिए जो विटामिन डी और एवरीथिंग बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है। और यहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर के डिटेक्शन के लिए स्पेशली हम अगर नॉर्मल लाइफ में भी ले लें तो किसी भी डिजीज़ के लिए डिटेक्शन के लिए एक गोल्डन स्टैंडर्ड होता है। यानी कि कोई भी कैंसर ले लीजिए आप, जैसे कि लंग कैंसर या ब्रेन कैंसर्स ले लीजिए आप, या अभी कोलोरेक्टल कैंसर ही ले लीजिए, तो गोल्डन स्टैंडर्ड क्या है इसके डिटेक्शन के लिए, उस बारे में हमें कुछ बताइए। जो आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने स्क्रीनिंग में, जो भी कोलोरेक्टल कैंसर का गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट होती है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी से ही हमको जो भी गांठ है या नहीं है पता चलेगा, वो विजुअल आपको दिख जाती है। जो आंत आपको कैसा है, उसमें कोई पॉलिप्स है क्या है, आपका चांसेस आगे फ्यूचर में कैसा है, वो सब चीज़ आपको दिख जाती है उसी टाइम समय में। तो इसलिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कोलोनोस्कोपी होता है। और कैंसर का कंफर्मेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड कभी भी यही होता है कि बायोप्सी के वजह से ही होता है। उस बायोप्सी में कैंसर कंफर्म हुआ तो कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कई बार हम ये देखते हैं कि लोग सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये अगर प्रॉब्लम कोलोरेक्टल कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं इनको अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए या इनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? बिकॉज अनट्रीटेड जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं वो तो आगे चल के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इस बारे में हमें कुछ बताइए। तो आपने जो अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि नॉर्मली लोग को यही आपका डर रहता है कि कोलन कैंसर है, आंत का कैंसर होता है, उस कैंसर के वजह से मेरे आंत को बाहर रखेगा, वो बाहर रखना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेगा, ये सब डर से ना वो डॉक्टर के पास आना ही बंद कर जाता है। तो आपका जो पहले स्टेज का होता है, जो आपको जो स्टूल में जो ब्लड गिरा या कोलोनोस्कोपी में कंफर्म हो गया बीमारी, वो लोग फिर ट्रीटमेंट आने के लिए 3 से 6 महीने भी लगता है कुछ लोग में, क्योंकि डर से कि हमको आंत को बाहर रखेगा, बैग रखेगा, ज़िंदगी भर के रखेगा। तो आप जो पहले आ गया तो आपका ट्रीटमेंट जो लाइफ होता है वो सब चीज़ बहुत अच्छा रहता है जो स्टार्टिंग स्टेज में। तो आप जो लेट आता है 3रा स्टेज और 14 स्टेज में, बीमारी तो फैल जाएगा, मतलब जो लिवर जाएगा और एडजेसेंट एब्डोमेन स्मॉल बावल में, ये सब चीज़ में बीमारी फैल जाता है। तब हम ना बीमारी जोड़ा फैलने के बाद आप लोग आ गया तो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है, कुछ बार आंत पूरा बंद हो जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन होने के वजह से आंत फट जाती है। वो फट जाने के बाद इमरजेंसी में भी बहुत लोग आया, वो इमरजेंसी में आया तो तब आपका आंत तो बाहर ही रहेगा कंपलसरी, कुछ और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि उस टाइम में इतना इमरजेंसी में ऑपरेशन करके पूरा बीमारी निकाल के फिर आंत को जोड़ने का समय नहीं मिलेगा, तो तब कंप्लीट लास्ट उसमें तो तब वो आंत को बाहर रखना पड़ेगा और बीमारी का भी इलाज नहीं होगा। तो इसलिए आपको मतलब जो कर रहे हैं तो भी उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, आधा ट्रीटमेंट, अधूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसलिए जो भी है पहले जो अवेयरनेस ज़रूरी होता है कि स्टार्टिंग स्टेज में बीमारी का अच्छा इलाज है। जो नॉर्मली 5 साल का कोई भी कैंसर को हम 5 साल में देखते हैं, रिकरेंस आया, बीमारी वापस आया नहीं आया। जो आपका पहले 2 स्टेज में लिया है तो 75% तक बीमारी 5 साल में नहीं आती है कोलोरेक्टल कैंसर्स में। मतलब 5 साल में जो स्टार्टिंग फर्स्ट 2 स्टेज में है तो 75% डोंट हैव रिकरेंस, तो अच्छी प्रोग्नोसिस है वो 75% का। प्रॉब्लम यही है 3रा 14 स्टेज में चांस होता है 5 साल में फिर बीमारी आने का। आपका लगभग 14 स्टेज है तो 25% में तक ही है बच जाएगा, मतलब 75% विल हैव द डिसीज एंड वो 5 साल के अंदर ही मर जाएगा। तो मतलब अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट ही इसका सॉल्यूशन है। तो इसलिए डरना नहीं होता है, पहले आपको पता चल गया कैंसर है तो फेस करना होता है। आप तो डर के भाग गया तो बीमारी तो आपके पास भाग जाएगा, ऐसा नहीं कि बीमार दूर भाग जाएगा, बीमारी आपके अंदर ही है,
बीमारी कहीं बाहर नहीं है, बीमारी आपके अंदर ही है, इसलिए डरना नहीं होता। कोई भी कैंसर आया तो डरना नहीं होता है, उसको फेस करना होता है। हिम्मत से फेस किया तो अच्छी रिजल्ट आती है, आपका अच्छे से ज़िंदगी चलेगा आपका। ये वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कई बार लोग डर कर ही डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं कि शायद हमारा जो कोलन है उसे बाहर रख दिया जाएगा तो हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आपके थोड़े दिन के कंफर्ट के लिए आप ये देखिए कि आप क्या चीज़ इग्नोर कर रहे हैं, आगे जाके वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, सेल्फ ट्रीटमेंट, एंड आजकल तो ट्रेंड हो गया है सेल्फ ट्रीटमेंट का, सेल्फ ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो शायद से हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर देंगे या ख़त्म हो जाएगी ये चीज़, बट ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, शायद से आप नॉर्मल कोल्ड को घर पे सही कर सकते हैं, बट जब ये बात आती है सीरियस प्रॉब्लम्स की तो ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लें। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि को ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ एंड एडवांस टारगेटेड थेरेपीज़ की अगर हम बात करें तो उस बारे में हमें कुछ बताइए। तो वही है, अभी कोई भी ट्रीटमेंट है उसका एडवांस तो आ रहा है, इवॉल्व होता है ट्रीटमेंट। वही एक और इश्यू है कि लोग को कैसा होता है कि मेरे रिश्तेदार को 10 साल के पहले ऐसा ओपन करके ऑपरेशन किया, रेडिएशन का वो पुराना रेडिएशन मशीन से ट्रीट हुआ, उससे साइड इफेक्ट ज़्यादा हो गया है। अब लेटेस्ट लीनियाक मशीन होता है रेडियोथेरेपी का, जो वो उसकी सहायता से IMRT बोलते हैं, IGRT बोलती है। तो इसकी सहायता से जो फोकस होता है केवल आपका ट्यूमर पे ही फोकस होता है, आपका रेडिएशन पूरा बॉडी पे कुछ इफेक्ट नहीं होता है, केवल आपका ट्यूमर पे ही इफेक्ट होती है। तो वो रेडियोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है रेक्टल कैंसर में, कोलोरेक्टल में, रेक्टल में। और दूसरा ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज़ लाइक ए न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, तो आपको पहले कभी भी कीमोथेरेपी दे दिया पूरा शरीर में असर लगती है। अब लेटेस्ट इसके ये आ गया इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी होता है जो टारगेट प्रेसिशन होता है, जो कहाँ पे ट्यूमर है उसी पे एक्ट होती है। तो आपका कोलोरेक्टल कैंसर्स में अभी भी जो भी बायोप्सी होता है उसमें जो इम्यूनोथेरेपी के लिए भी टेस्ट कराता है, MMR स्टेबिलिटी कुछ टेस्ट होता है HC मार्कस करा के, उससे नया ट्रीटमेंट आया है बेवासिजुमैब और सेटुक्सीमैब बोल के, वो इम्यूनोथेरेपी होता है। उससे केवल आपका जो ट्यूमर पे उसी पे असर होता है, पूरा शरीर पे असर नहीं होता है। और तीसरा जो सर्जरी होता है, जो मेन ट्रीटमेंट है कोलोरेक्टल कैंसर में, उसमें भी नया ट्रीटमेंट आया है जो रोबोटिक सर्जरी से आया है। आपका कोई गार्ड ज़्यादा चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं होता है, छोटे होल्स में ही आपका सर्जरी हो जाएगा और प्रेसिशन के साथ होगा। सो आपका जो पेन होता है पोस्ट ऑप में और जो ब्लड लॉस होता है वो बहुत कम हो जाता है, और आपका रिसेक्शन मार्जिन्स ये भी अच्छा हो जाता है रोबोटिक में, क्योंकि उसमें 3D पिक्चर मिलता है और आपको अच्छी खासा जूम का मिलता है जो सर्जरी करने में। सो आपको जो सर्जरी करना और आसान है देन कन्वेंशनल ओपन सर्जरी, जो पुराने ज़माने में जो ओपन सर्जरीज करते हैं उससे रोबोटिक सर्जरीज होता है वो बहुत आसान होता है। 3D व्यू मिलता है आपको, जूम में मिलता है, दिखता है, जो 1-2 सेंटीमीटर छोटा दिखता है वहाँ पे वो अच्छी खासा बड़ा साइज में दिखेगा आपको सर्जरी करने में। ये सब चीज़ की एडवांस की टेक्नोलॉजीज़ के वजह से हम जो कैंसर का है वो अच्छी खासा फाइट करा सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि लोग फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में छोड़ के तीसरा और चौथा स्टेज में आ रहा है इंडिया में, स्पेशली इन इंडिया। तो इसीलिए हम ये अवेयरनेस करना ज़रूरी होता है कि जो भी डाउट है पहले ही टेस्ट करना, हर आदमी स्क्रीनिंग 45 ईयर्स में कराना, कोलोनोस्कोपी स्क्रीनिंग, ये सब चीज़ करने से हम पहले स्टेज में ही डिसीज़ को पता कर लिया तो आपका जो ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा, आपका जो बीमारी से जो फिर आने की चांसेस भी कम हो जाएगा। जी, अब सबसे आखिर में एक मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे। कोलोरेक्टल कैंसर का अवेयरनेस ही एक बहुत बड़ा हथियार है, सो दैट जैसे आपने अभी कहा है कि इंडिया में स्पेशली लोग तभी रिएक्ट करते हैं जब कैंसर 3rd या 4th स्टेज में चला जाता है। तो एक अवेयरनेस मैसेज जो आप कन्वे करना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूअर्स को। ओके, जो पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। जो आप लोग पहले प्रोसेस्ड फूड्स, प्रोसेस्ड शुगर्स, ये सब चीज़ थोड़ा सा बंद करना बेटर होता है, देन बीमारी से ही बच सकते हैं। ये सब खाने से बेटर है आप बीमारी से बचना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल, जो एक्सरसाइज रेगुलरली करना, ये सब चीज़ करने से आपको बीमारी आने से ही रोक सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर क्योर, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि लोग आपका जो वेस्टर्नाइज्ड डाइट स्टाइल जा रहा है, बेटर टू ब्रिंग इट टू द न्यूअर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन ओनली। तो आपका बैलेंस डाइट लेना, विटामिन सब अच्छे से लेना, ये सब चीज़
आप अच्छे से जो भी एक्सरसाइज करना और स्मोकिंग और अल्कोहल बंद करना, ये सब चीज़ करें, सब बीमारी नहीं आएगा आपको। तो आप को कोलान से ऑटोमेटिकली फाइट कर दिया आपने। और जो भी आपके जाने वाले में बीमारी आया तो उसको फाइट करना होता है, डरना नहीं। जो बीमारी आपको आ गया तो आपको फाइट करना ही ऑप्शन होता है। भाग जाने से बीमारी भी नहीं भाग जाएगा, बीमारी भी आपसे साथ ही आएगा। तो ये सब चीज़ तो अवेयरनेस करना ज़रूरी है कि आपका ट्रीटमेंट है कैंसर का। कैंसर ये नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है और कैंसर आ गया तो मरीज़ मर गया। आप लोग थोड़ा सा फाइट किया तो इलाज है, अच्छे से आप उसको कम ओवर आ सकते हैं और आपका ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड जो इतनी सिंपल तरीके से आपने हमें समझाया कि कोलोरेक्टल कैंसर से कैसे बचाव करना है, ना कि इस चीज़ से भागना है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे एंड इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। ओके, थैंक यू। नमस्कार सबको। कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो खामोशी से शुरू होती है, लेकिन अगर हम वक्त पर अपनी सेहत पर तवज्जो दें, रेगुलर चेकअप्स करवाएं और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं तो इससे बचाव मुमकिन है। ये हमेशा याद रखिए कि शर्म या डर की वजह से टेस्ट डिले करना या नुकसानदेह हो सकता है। और ये भी चीज़ है कि अगर आप समझते हैं कि हो सकता है सर्जरी के बाद हम अनकंफर्टेबल फील करें, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिले है, बहुत बड़ा नुकसान है आप अपने साथ जो कर रहे हैं। अपनी और अपने परिवार की सेहत को पहली तरजीह दें, क्योंकि वक्त पर लिया गया एक सही कदम ज़िंदगी बचा सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।